खत्म हुआ कोरोना वैक्सीन का इंतजार। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की हुई भारत में शुरुआत। टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज सुबह पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया। आज के दिन करीब 3000 केंद्रों पर 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वैक्सीन पे इतनी सियासत क्यों? किसी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन और किसी ने उठाए डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल। आखिर क्यों? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला और डॉक्टर डीके गुप्ता। शहजाद, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर वैक्सीन पे इतनी सियासत क्यों? वैक्सीन पे इतनी सियासत इसलिए अनुराग जी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मोदी विरोध ज्यादा जरूरी है कोरोना विरोध से। और ये देश के दुर्भाग्य की बात है कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में जब पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब यहाँ पर कुछ लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। अब आपने बताया अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर एसईसी क्लियरेंस देती है वैक्सीन को, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक दोनों वैक्सीन को, तो क्या एसईसी में बैठे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर में बैठे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है? और यही वैक्सीन को तो दुनिया के कई हिस्सों में क्लियरेंस मिली है, ब्राजील और बाकी देश भी ये वैक्सीन मांग रहे हैं हमसे। तो सवाल ये है कि अगर हमारी प्राथमिकता इस कोरोना काल में भी मोदी विरोध करने की है, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि देखिए नपुंसक बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इसकी सेफ्टी पे बड़े सवाल है। हालांकि सेफ्टी पे कोई सवाल नहीं है, एफिकेसी पर सवाल उठ सकते हैं, सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के वायरस से ग्रसित कुछ लोग जो है वो कोरोना वायरस को भूल गए हैं। वो कोरोना वायरस को, और वो मैं आपको बताता हूँ, पोलियो ड्राइव डॉक्टर साहब बैठे, उनको याद होगा कि एक समुदाय कुछ भय और मिथ्या के कारण पोलियो ड्राइव से दूर रहा और उसका कितना दूरगामी परिणाम इस देश को भुगतना पड़ा। क्या वो यही चाहते हैं? और वो इस बार भी, इसमें भी वो राजनीति हुई कि टीका, इस कोरोना वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक समुदाय विशेष को नहीं दी जानी चाहिए, तो उस पर भी राजनीति की गई। देखिए, मैं वही कहता हूं ना कि इस देश में जब एक साइंटिफिक कम्युनिटी आकर कहती है, गुलेरिया साहब, पॉल साहब, जो देश के बहुत ही सम्मानित हमारे देश के साइंटिस्ट है, आप किस किस संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे? इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट, और अब बचा नहीं तो देश के साइंटिस्ट और वैक्सीन पर भी अब सवाल उठा। डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि हमारे डॉक्टरों ने निसंदेह बहुत अच्छा काम किया, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया, इस पर कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरह से राजनीति हुई, उनकी काबिलियत पर प्रश्न उठाए गए, वैक्सीन की प्रोसेस पे, पूरे प्रोसेस पे ही सवाल उठा दिए राजनीतिक कारणों की वजह से। इसका डॉक्टरों के मनोबल पे क्या असर पड़ा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय जब हम कोविड पैंडेमिक से गुजर रहे थे, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही था। जो नर्सेस थी, चाहे जो हाउसकीपिंग कर्मचारी थे या जो लैब के स्टाफ थे, वही जो है फ्रंट लाइन बैठ के लड़ रहे थे। उस टाइम नेता गायब थे, जो बुद्धिजीवी लोग जिनको आज टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, वो सारे गायब थे। उस समय कोई आसपास भटकने को तैयार नहीं था। हम ही लोग तो थे जो मरीज को छूते थे, मरीज को ट्रीट कर रहे थे, मरीज को इंटूबेट कर रहे होते, पीपी किट पहन के। उस टाइम मई जून के महीने में जब ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाता था, मुझे ध्यान है मैंने कई बार पीपी किट पहनी है, तो उसके अंदर जान घुटती है मुझे। आप देख रहे हो, बात करते हो, सोचते हो उसके बारे में भयभीत हो रहा हूँ। तो ये हाल था। उस तरह से हम लोगों ने वैक्सीन को ट्रीट किया है। और उस समय एक दुनिया के दूसरे जो लोग, बुद्धिजीवी लोग थे, जो साइंटिस्ट वर्ग था, वो इस दौर में लगा हुआ था कि कैसे इन डॉक्टर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान बचाई जाए, कैसे हम कोई एक अच्छा वैक्सीनेशन, अच्छा टीकाकरण डेवलप करें सो दैट इनके लिए क्योर पॉसिबल हो। तो उस प्रोसेस में सरकार ने, पूरे दुनिया की सरकार में, खाली भारत बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के लोगों ने अलग अलग जगह, अलग अलग नई स्ट्रेटजी से, नए साइंटिफिक तरीकों से जो ट्रायल्स थे उनको कंप्रेस किया गया, पैरेलल ट्रायल रन करे गए। वैक्सीन की एक प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, 8 से 10 साल लगते हैं वैक्सीन डेवलप होने में। उसमें सेफ्टी और एफिकेसी 2 बहुत बड़े पैरामीटर होते हैं। और शायद यही कंफ्यूजन रहा, बिकॉज हम सब कहते हैं बार बार कि 8 से 10 साल लगते हैं, तो 8 से 10 महीने में कोई चीज इतनी अच्छी कैसे बन सकती है? कैसे बन सकती है? अच्छा, ये एक सवाल बहुत बड़ा है, कैसे बनी? बिल्कुल। तो ये
कमिटमेंट लेवल बहुत बड़ा हाई था, पॉलिटिकल कमिटमेंट हाई था, साइंटिफिक कमिटमेंट बहुत हाई था, नीड बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ा पैंडेमिक था कि दुनिया खत्म होने के कगार पर दिख रही थी हम सबको। एक समय ऐसा था कि सुई पटक सन्नाटा दिखता था, आपको चारों तरफ देखते थे। तो उस तरफ जब सारा फोकस एक वैक्सीन पे हो, पूरी दुनिया, पूरी साइंटिस्ट की सारी जो एक लोग हैं वो सब एक ही जगह फोकस कर रहे हो, तो हम कुछ ना कुछ रास्ते निकाल सकते हैं। और अच्छी बात ये रही कि वायरस इतना खतरनाक नहीं था, इतना इन्फेक्टिव नहीं था, इतना ज्यादा वो नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था आइसोलेट करने में। जैसे HIV की वैक्सीन आज तक नहीं बना पाए, डेंगू की वैक्सीन आज तक, बिकॉज ये वायरस जो है आइसोलेट करना मुश्किल होता है। अगर आइसोलेट भी होते हैं तो म्यूटेट बहुत फास्ट होते हैं। तो हमने बड़ी जल्दी इंडिया में भी जो IVRI जो क्या नाम इसका, सॉरी, NIV पुणे है, उसने इसको वायरस को आइसोलेट किया, उसके जीनोम को मैपिंग कर ली गई, जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली गई। उसके बाद आइसोलेट करने के बाद डिफरेंट तरीके से, खाली एक तरीके से नहीं, नॉर्मली हम वैक्सीन बनाते हैं एक या दो तरीके से स्टार्ट करते हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो वायरस के, चाहे वायरस की प्रोटीन हो, स्पाइक हो, उसका एनवेलप हो, होल सेल वैक्सीन हो, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हो, तो इतने सारे तरीकों पे, लाइव वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, नेजल ड्रॉप, पैच, इंट्रामस्कुलर, सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, इतने विभिन्न तरीकों से इस पे काम किया गया कि उसका नतीजा ये हुआ कि हम कम समय में एक बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप कर पाए। बिकॉज सेफ्टी इसलिए मैं कर रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया के बारे में कि वैक्सीन सेफ नहीं है, कुछ हो सकता है, जैसे अभी बताया, इम्पोटेंसी हो सकती है, ट्रांसमिसिलाइटिस हो सकती है, अपाहिज हो सकते हो, आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको कोविड हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी देश की नहीं, पूरे विश्व की संस्थाओं ने इसको अप्रूवल दिया वैक्सीन को। अगर हम बात करें WHO की, तो उसके लिए क्वालिफाई के लिए कोविशील्ड जा चुकी है, उसने ऑलरेडी फाइजर को दे चुके हैं। अगर हम बात करें DCGI को, उसने अप्रूवल दिया, CDS को ने इसको अप्रूवल दिया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, मतलब तीन जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरे डाटा को एनालाइज किया, पूरे ट्रायल्स को एनालिसिस किया, उनके एक रिपोर्ट देखी, उनके साइड इफेक्ट का अध्ययन किया गया, क्या एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर फिर मीटिंग करी, तब जाके इसको अप्रूवल दिया गया है। और उसके बाद हमें किसी को भी क्वेश्चन मार्क उठाने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। शहजाद, यहाँ पे एक सवाल बड़ा ही वो आता है कि क्या विपक्ष के पास ये जानकारी नहीं है या वो जानकारी को इग्नोर करना चाहते हैं? क्यों ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। दो तरीके के राजनेता होते हैं, वो जो राष्ट्र नीति पर राजनीति करते हैं और जो राष्ट्र नीति को राजनीति से परे रखते हैं। शरद पवार साहब, मैं जहाँ पुणे से आता हूँ, पुणे से बहुत बड़ा योगदान हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट भी पुणे का है और NIV और ICMR का जो टेक्नोलॉजी से भारत बायोटेक का बना है वो भी NIV भी पुणे में है। शरद पवार साहब जो खुद पुणे से वास्ता रखते हैं, उन्होंने कल कह दिया कि मुझे दोनों ही संस्थाओं पर बड़ा विश्वास है, दोनों ही वैक्सीन्स पर विश्वास है और इसीलिए NCP उनकी जो पार्टी है उस पर सियासत नहीं कर रही। और दरअसल जरूरत यही है। पर कुछ लोग जो है ना, मैं आपसे दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहता हूं, हमारे देश में एक मानसिकता ये है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जहां पर मोदी को बुरा बताया जा सके, प्रधानमंत्री को, चाहे उसमें देश का ही नाम बदनाम क्यों ना हो जाए, तो उस मुद्दे को राजनीतिक रूप पर इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। आज ऐसा हम इंपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट आज कर रहे हैं। आज एक्सपोर्ट कर रहे। देश में कम से कम 5-6 लाख 10 लाख PPE किट बन रहे हैं। N95 मास्क की यही स्थिति है। एक लैब हुआ करती थी, टेस्टिंग लैब, आज 2300 लैब है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कोरोना एक क्राइसिस के रूप में आई, पर क्या उसको पूरे देश के लोगों ने मिलकर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तैयार नहीं किया? अब आपको पता है, कांग्रेस पार्टी को भली बात ही पता है कि आप बात करते, डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछेगा फेज 3 की जो बात करते हैं कि फेज 3 ट्रायल डेटा नहीं दिया, तो मुझे एक बात बताइए, एस्ट्राजेनेका को भी SEC ने कहा था कि जो भारत के लिए ट्रायल करोगे ब्रिजिंग डेटा वो हमें दीजिए, वो दिया है क्या? तो आपने एक वैक्सीन को तो सही बता दिया और भारत बायोटेक, क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत के शक्ति से बना है, क्योंकि आपको ये पच नहीं पा रहा है कि भारतीय लोगों ने उसको इंडिजिनियसली बनाया है, तो आपने सिर्फ उसको टारगेट करने का काम किया। और डॉक्टर कृष्णा एल्ला कितना इमोशनल हुए जब उन्होंने बताया उनकी वैक्सीन तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब वो वैक्सीन बहुत पुरानी तरीके से बनी हुई है, उसका बहुत कम साइड इफेक्ट होगा। एस्ट्राजेनेका भी जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है वो भी बहुत कम खतरनाक होती है mRNA के वैक्सीन के तुलना में, जो फाइजर वाली है। वही शहजाद, मेरा सवाल यही है कि ये जो पॉइंट्स हम कुछ लोगों को ना सर, कुछ लोगों को नेता से लेकर वैक्सीन विदेशी ही पसंद आता है। अब आप इसमें समझ लीजिए सारा आप मैं इशारा आपका समझ रहा हूं। क्या शहजाद, मैंने कोई ऐसा इशारा नहीं। शहजाद, एक चीज और है कि क्या सरकार के एंड पे कहीं ना कहीं डायलॉग का अभाव है? अगर वो चाहती तो विपक्ष को क्या इस पे साथ नहीं ले सकती थी? मैं तो समझता हूं कि ये मुद्दा है ही नहीं जिसमें आप पक्ष और विपक्ष करें।
ये मुद्दा केवल और केवल साइंटिफिक मेडिकल डोमेन की बात है। बिल्कुल। इसमें राहुल गांधी और अमित शाह इसमें क्या ऐड कर सकते हैं राजनीतिक रूप से? मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री तो फिर विपक्ष क्यों से बीजेपी की वैक्सीन कह रहे हैं? तो एकजुटता का मुद्दा था, दोनों को एक अच्छा। साथ होना चाहिए था, दोनों को एक साथ होना चाहिए, दोनों को लड़ना चाहिए था। देखिए, अगर दो पक्ष साथ नहीं है तो इसमें दोनों पक्षों के कहीं ना कहीं रोल आता है ना। नहीं, तो सरकार का क्या कहीं कोई रोल का अभाव रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितनी ही बार प्रधानमंत्री ने वर्चुअली मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर और अन्य विषयों पर बातें की। उसको लाइव भी कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ वगैरह चैनलों ने बताया। प्रधानमंत्री ने हर स्टेप पर, आज भी जो ये ऐतिहासिक रोल आउट 3000 सेंटर में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, इसको भी करने में राष्ट्र से लेकर नीचे तक के लेवल तक पूरी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग की गई है। टास्क फोर्स बनाया गया कोविड का, और उन्होंने जाकर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर उसके साथ चर्चा की। कौन सी चर्चा नहीं हुई है? और अगर राहुल गांधी को इतना ही लगता है कि चर्चा नहीं हुई, तो वो देश में तो रहे, पहले देश में रहेंगे, कभी बात करेंगे। सरकार के लोग, कौन से लोग उनके से एक्सेसिबल नहीं है? वो देश में रहेंगे तभी तो वो बात करेंगे। टूर पे रहेंगे हमेशा, तो कैसे बातचीत हो पाएगी? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और आता है, क्या वैक्सीन कभी भी ऐसे बन सकती है कि उस पे, उसकी क्षमता पे वो किया जाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उसको अप्रूवल मिल जाए? क्या ये संभव है? तो मैं एक्सपर्ट के नाते, बिल्कुल, तो मैं कुछ इसमें तथ्य बताना चाहूंगा। तो अभी खाली हमारे पास 2 वैक्सीन आई है, मतलब 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। दुनिया में भी जो अप्रूवल मिला है, 10-12 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, वो भी सबको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। बट अगर हम बात करें, दुनिया में लगभग इस टाइम 300 वैक्सीन डेवलप हो रही है। 300 को तो अप्रूवल नहीं मिला। अगर सेफ्टी और एफिकेसी का ध्यान नहीं रखा जाता तो 300 की 300 वैक्सीन आ जाती मार्केट में और सबको लग रही होती। क्या पॉलिटिकल प्रेशर वैक्सीन को अप्रूवल दिलाने में मदद कर सकता है? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। जैसे एफडीए में जब बात हो रही थी, जो पता लगा था डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे थे एफडीए पे कि जल्दी से जल्दी, तो फाइजर ने को अप्रूवल कराने में उस समय, तो उसने एफडीए ने बोल दिया था कि ये हमारा डोमेन है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें, हम इसको अपने हिसाब से अप्रूवल देंगे, पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद ही देंगे। इसी तरह इंडिया में भी हमें लग रहा था, आप लोग बोल रहे थे, दिसंबर से हम सब बोल रहे थे कि अगले दिन आ रहा है अप्रूवल, अगले दिन अप्रूवल आ रहा है, अब अगले हफ्ते आ जाएगी वैक्सीन। दिसंबर से हम लोग सोच रहे थे कि अप्रूवल आने वाला है जैसे। लेकिन देश ने, सरकार ने, स्वास्थ्य के जितने हमारे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जितने एक्सपर्ट लोग हैं, सबने वेट किया, पूरा डाटा को सही से अध्ययन किया, सारी चीजें देखी, सारी कमियां, सारी बारीकियां, सारे फायदे देखे, फिर रिस्क और बेनिफिट को एसेस किया कि अगर हम वैक्सीन को लेट करेंगे, फेज 3 ट्रायल और बड़े करेंगे, नया ट्रायल करेंगे, लंबा ट्रायल करेंगे, तब तक कितने लोग कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं, कितने लोगों की डेथ हो सकती है, कितनी इकोनॉमी डाउन हो सकती है। सब चीजों को देखने के बाद अगर वैक्सीन लगवा दिया, एक और नया थ्रेट आ गया था आपके सामने कि नया स्ट्रेन आ गया था, तो अगर ये वायरस रेप्लिकेट करता रहेगा, ट्रांसमिट होता रहेगा, तो म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नया स्ट्रेन आ जाएगा। तो इन सबको देखने के बाद फिर देखा गया कि जहां ये वैक्सीन बनी है, ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन ने, उसने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। आप देख रहे हैं स्पुतनिक को फेज 2 ट्रायल में अप्रूवल मिल गया था रशिया से। वैक्सीन जो हमारी इसकी हैं, जो जितनी चाइना की वैक्सीन है, उन सब ने फेज 2 ट्रायल में ऑलरेडी, वो हमसे कई महीने आगे चल रहे हैं। उनके यहाँ मिलियंस ऑफ डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं और कहीं कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं। और एक लॉजिकल बात मैं पूछना चाहूंगा, कौन सी सरकार जल्दबाजी के चलते अपने ही लोगों को मारकर अपना वोट कम कराएगी? ये एक सवाल, मैं सिर्फ इस बात को थोड़ा सा, हो जाएगा सारा वैक्सीन प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसमें देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था, इसलिए उन्होंने सोमानी साहब को फोन लगा के बोल दिया कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को क्लियर कर दो। कल उसके दुष्परिणाम होंगे तो उसका नुकसान इन्हीं को होगा ना, राजनीतिक रूप से। सोमानी साहब को तो नहीं होगा, सारी इमेज बिल्डिंग खराब हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। और जो अगर यूनाइटेड किंगडम के भी अथॉरिटीज ने, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स ने एस्ट्राजेनेका को हामी दे दी, तो वो भी क्या बीजेपी के फोन कॉल पर चल रहे हैं? तो हमें, और फाइजर की वैक्सीन बनी यूनाइटेड स्टेट्स में, अप्रूवल यूनाइटेड किंगडम में मिला, पहले वहां मिला है, बिकॉज़ उन्होंने देखा ना क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है उसका। दिक्कत हमारी क्या है ना, हमारी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी और जो ज्यादातर विपक्ष है, वो इतना अप्रासंगिक हो चुका है कि हर मुद्दे पर राजनीति करना है, चाहे उसमें आप आर्मी को टारगेट कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन को, या सुप्रीम कोर्ट को, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्था को भी वो टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मोदी को बुरा दिखाना है। तो इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि विपक्ष जो है नकारात्मक राजनीति कर रहा है? नवाब ऑफ नकारात्मकता, ये मैं उनके लिए शब्द मैंने खोज की है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।